Namaskar. Very warm welcome to all the viewers and learners in this live interaction of CIT and CRT. I am Renu Bhatt with you all and you are watching us live on PME Vidya channel, channel number 12. Apart from these channels, you are with us on our YouTube channels as well. It's NCERT official and NCERT PME Vidya class number 12. As you can see, I am accompanied by our sign language interpreter. Let's meet him. You are Mr. Nirbhay. Nirbhay, very warm welcome. And in this session is for biology 12th standard students. And the topic that we're going to discuss today is human reproduction. It's your chapter second, dear students. So why human reproduction is important and is it important for survival of any species? There must be so many questions in your mind, dear viewers. In case you have any query or questions, you can reach out to us through our various mediums. We really want you to call us on our telephone number. It's 8800 आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class12@cit.nic.in और अगर आप हमारे YouTube चैनल्स पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं सो वी आर वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस लाइव इंटरेक्शन इन ह्यूज नंबर्स सो वी हैव जॉइंड बाय आवर एक्सपर्ट सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली मीट हिम आप हैं मिस्टर सुनीत साठी आप टीजीटी नेचुरल साइंस एंड काउंसलर हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू मैम एंड नमस्कार बच्चों। और सर जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है हम जब बात करते हैं ह्यूमंस की तो इसके साथ ये भी चीज़ें जुड़ जाती हैं। सबसे पहले हम इस सत्र की शुरुआत इस बात से करना चाहेंगे, इस सवाल से करना चाहेंगे कि व्हाई डू यू थिंक रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल व्हाई और जी, आपका सवाल शुरू में ही बहुत अच्छा है मैम। देखिए, ईश्वर ने जो ये सृष्टि रचाई है नेचर में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक पार्टिकुलर एज है, वो पेरिशेबल हैं, कहीं ना कहीं उनको समाप्त होना है। तो अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स नहीं आएंगी तो उनका जो सर्वाइवल है, उनकी जो जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो वो जो सर्वाइवेबिलिटी है, जिसको हम हिंदी में उत्तरजीविता कहते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए वो स्पीसीज जो है नेचर से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, चाहे वो किसी एनिमल्स की हो, इंसेक्ट्स की हो या ह्यूमन बीइंग की हो, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशंस का कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होना जरूरी होता है। एंड दैट इज व्हाट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है हम कहें, वो जरूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज है उसकी एग्जिस्टेंस को नेचर में बरकरार रखने के लिए। जी सर, ये तो आपने का जो बात बताई बहुत जरूरी है। अपने ऑर्गेनिजम्स की बात की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हैं हमें शुरुआत में जिसे रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर की जरूरत ना हो? नहीं ओके, आपका सवाल फिर से टेक्निकली बहुत अच्छा है। जो ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये दो प्रकार का होता है। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वेयर बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, मेल एंड फीमेल की जो इन्वॉल्वमेंट है वो जरूरी होती है, क्योंकि एक जो है मेल गैमेटिक सेल और एक फीमेल गैमेटिक सेल का फ्यूजन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उससे रिप्रोडक्शन होता है। बट नेचर में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। इट मींस कुछ में ईश्वर ने उनके अंदर ही बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन जो पार्ट हैं वो दे दिए हैं, जैसे एनिलिड्स अर्थवर्म में होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही एक सेकंड जो मेट है, जो पेरेंट है, उसकी जरूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल्स अमीबा है, प्रोकारियोट्स में आ जाते हैं, वो एक ही सेल से डॉटर सेल्स बना लेते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया हैं, उसके अलावा प्लेनेरिया हैं, कुछ डिफरेंट, उसके अलावा हाइड्रा है जैसे, और कुछ प्लांट्स में भी स्पीसीज हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बनाना है, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो है विदाउट सीडलेस जो है फ्रूट्स वो डेवलप हो जाते हैं। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं, तो वो हम ग्रेजुअली कवर करेंगे उसमें। जी श्योर, हम आज इस चैप्टर में काफी चीजें कवर करने वाले हैं सर। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करना चाहेंगे। जी सो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू हैव ए सेशन ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज योर चैप्टर 2 इन क्लास 12 बायोलॉजी। In this chapter, बच्चों, in this chapters, we are going to cover some of the portions of that chapter, and we will try to mainly cover the reproductive part of both human male as well as human female. So first of all, we have to know, बच्चों, that we already know that humans are sexually reproducing organisms,
एंड दीज आर विविपेरस है। विविपेरस मतलब जो अंडे देने वाले बच्चे नहीं होते, जिनके जो नेक्स्ट जनरेशन होती हैं, जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक बॉडी के रूप में जन्म लेते हैं, तो उनको हम विविपेरस कहते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव जितने भी इवेंट्स हैं बच्चों, जो इतने भी इवेंट्स होते हैं विच ओकर आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एक एज होती है जो 13-14 साल की एज में बोथ मेल और फीमेल में आती है। उसके बाद जब सेक्सुअली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बोथ मेल और फीमेल में, वो पूरी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाता है, तब इस तरह के कुछ चेंजेस उसमें आने शुरू हो जाते हैं और जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। हम एक के बाद एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1, मेल एंड, इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे दैट इज व्हाट आई जस्ट नीड टू मेंशन हियर, male and female reproductive parts. Mainly we will cover these sections. Then after that, after covering these parts कि मेल और वुमेन फीमेल और वुमेन मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बाद फिर कौन कौन से इवेंट्स या प्रोसेसेस होते हैं जिनके द्वारा जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। Number 3, then transfer of sperms into the female genital tract, and this process is called as insemination. Number 3 is then fusion of male and female gametes. This process is known as fertilizations. Next one is formation and development of blastocyst. After the formation of zygote, this process occurs, formation of blastocyst, and this process is called as blastulation. Next is attachment of zygote टू द यूट्राइन वाल। जब जाइगोट यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशंस। नेक्स्ट वन इज इम्प्लांटेशन के बाद जाइगोट के अंदर जितने भी डेवलपमेंट्स फर्दर जब होते हैं उसकी बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, दैट इज वी यूज टू कॉल इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस प्रोसेस को टेक्निकली हम जेस्टेशन कहते हैं। एंड द लास्ट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बच्चा पूरी तरह से यूट्रस के अंदर डेवलप हो जाता है तब उसकी डिलीवरी का जब समय आता है वो वेरीज करता है ह्यूमन बीइंग में और बाकी जो है जितनी भी स्पीसीज है, बट हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग। सो दिस प्रोसेस इज नाउन एज पार्चुरेशंस। वो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का होता है। सो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जाहिर सी बात है जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं मैम, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जब हम ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट मींस जहां पे बोथ मेल जो पेरेंट है और फीमेल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके द्वारा जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट्स हैं, किसका क्या क्या रोल है, क्या महत्व है उस प्रोसेस में, वो हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। सबसे पहले आप स्लाइड्स में देख रहे हैं बच्चों, दिस स्लाइड इज शोइंग द डायग्रामेटिकली सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए सबसे पहले जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं कुछ पार्ट्स हैं हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं। नंबर 1 इज यूरिटर, सेकेंड इज सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वेस डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस दैट इज फोरस्किन, इजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं कुछ, वो हम ग्रेजुअली डिटेल में कवर करेंगे। रेक्टम एंड एनस, ये एक पोर्शन से प्रोडक्टिव पार्ट का नहीं होता बट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज टेस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्रोटम एंड बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ये कुछ जो पार्ट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो हिस्सा होते हैं। अब किस पार्ट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो हम कवर कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आते हैं बच्चों टेस्टिस पे। इट इज एक्चुअली सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मींस हमारा जो मेन शरीर है वो उसके बाहर जो है लोकेटेड होता है और एक पाउच में एक तरह से उसके अंदर होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, उसकी आउटर कवरिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि जो टेस्टिस होता है बच्चों वो ईश्वर ने मेन बॉडी के बाहर बनाया है उसको, एब्डोमिनल कैविटी के। क्यों बनाया है उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। ये जो स्क्रोटम होता है, जो पाउच है जिसमें टेस्टिस जिसके अंदर होते हैं, ये मेंटेन करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस के लिए। और ये लोअर देन द बॉडी होता है। जो हमारा मेन जो बॉडी है जिस टेम्परेचर पे काम करता है वो 37 डिग्री होता है बच्चों। और अगर उस टेम्परेचर पे टेस्टिस अगर बॉडी के अंदर होता तो उस टेम्परेचर पे
जो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता. That is why the process of spermatogenesis, formation of sperms, is always used to occur at a very lower temperature, that is 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, और वो मेंटेन करता है स्क्रोटम, बिकॉज ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक बार स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं. इट इज ओवल इन शेप. इट्स लेंथ इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर. इट्स विड्थ जो है that is 2 to 3 centimeter, and it is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments. 2 टेस्टिस होते हैं और हर टेस्टिस में एक कंपार्टमेंटल लाइक स्ट्रक्चर होती है करीब 250 नंबर्स में, और उन कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोबुल्स. अब फिर से टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर आते हैं, हम डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाएंगे. Each testicular lobules contain वेरियस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. टेस्टिकुलर लोबुल्स के अंदर फिर से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, जिसमें एक्चुअली स्पर्म्स का निर्माण होता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. फिर से ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइंड विद 2 मेल जर्म सेल्स. उन मेल जर्म्स को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और उसके अलावा सर्टोली सेल्स. ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होते हैं. अब जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं बच्चों, दिस इज आल्सो अगेन ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली पार्ट ऑफ द टेस्टिस टू शो इनर डिटेल्स. एक बार ये देख लेते हैं. देखिए, दिस इज द पार्ट विच इज एक्चुअली द टेस्टिस हियर, बोथ साइड्स, एंड द पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस हियर. हम ग्रेजुअली किस पार्ट्स का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे. अभी जस्ट हम एक आउटलाइन ले लेते हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. इपिडिडाइमस, वेसाइफ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस, टेस्टिकुलर लोबुल्स, ये हमारे टेस्टिस के अंदर होते हैं. फिर उससे बाहर से फिर से एक जो है एक पतली सी एक जो पाइप निकलती है, उसको हम वेस डिफरेंस बोलते हैं. दिस इज यूरिटर, जहां पे जो यूरिन है जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिर से कुछ और पार्ट्स होते हैं, जिनको हम जैसे नीचे दोनों तरफ आप देख रहे हैं सेमाइनल वेसिकल्स, उसके ठीक नीचे होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स. आफ्टर दैट बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स. आफ्टर दैट यूरेथ्रा, ए पाइप थ्रू विच यूरिन इज यूज्ड टू बी पास्ड. टेस्टिस, ये दोनों तरफ 2 टेस्टिस हो गए, और इसके जो है ये फोरस्किन, जो फ्रंट पोर्शन होता है पेनिस का, उसकी जो कवरिंग होती है, उसको हम फोरस्किन बोलते हैं. तो ये पार्ट्स हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और उसको हम एक एक करके अब आगे उसका स्पेसिफिक रोल जानते हैं कि कौन सा पार्ट्स किस चीज में इन्वॉल्व होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर हमने आपको बताए थे, वो एक प्रोसेस के में इंगेज होता है जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, और उसके द्वारा वो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स थ्रू मियोटिक डिविजन्स. नाउ सर्टोली सेल्स, जिनके बारे में हमने 2 बताया था आपको. 2 प्रकार के सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में. एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर जर्म सेल्स, बट दैट इज आल्सो ओकर थ्रू माइटोटिक डिविजन्स. जो सेकंड टाइप ऑफ सेल्स हैं, उनको बोलते हैं हम सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स बच्चों, जो जर्म सेल्स होते हैं हमारे स्पर्म्स, एक्चुअली उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, उनका जो पोषण करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को बरकरार रखना, उनकी मोटिलिटी को बरकरार रखना, वो होती है न्यूट्रिशन के द्वारा. एंड दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑलवेज यूज्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय सर्टोली सेल्स टू द स्पर्म्स. नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल स्पेसेस होता है बच्चों. हर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में एक स्पेसेस होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, और इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर कुछ हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, और कुछ और सेल्स होते हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स ही बोलते हैं. एंड दोज इंटरस्टिशियल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज लीडिक सेल्स. अब इनका फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है. जो लीडिक सेल्स होते हैं बच्चों, दैट इज यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन इंटरस्टिशियल सेल्स. जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इनका एक खास फंक्शन होता है बच्चों लीडिक सेल्स का. दे सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस. जब मैच्योरिटी आती है, जैसे हमने प्यूबर्टी में कहा था, कुछ सेक्सुअल चेंजेस आते हैं बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर,
वो चेंजेस हैं, चाहे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ, मैच्योरेशन हुआ, स्पर्म प्रोडक्शन का स्टार्ट होना हुआ, और जो अपोजिट सेक्स के जो अट्रैक्शन जो होता है उसका डेवलपमेंट हुआ, ये कुछ चेंजेस जो हैं ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स लेके आते हैं, इनको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। उसके कुछ पार्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, वो हम उसकी लेटर बात करेंगे। स्ट्रक्चर में जैसा बच्चों हमने स्लाइड्स में देखा था, टेस्टिस के अलावा फिर कुछ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स एक तरह से कुछ एक छोटी सी पाइपिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, पाइप छोटा सा, और उनका एक 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 चीज को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम होता है। वो क्या क्या होती हैं? एक होता है रेटे टेस्टिस, नंबर 1, नंबर 2 वैसा एफरेंशिया, नंबर 2 इपिडिडाइमस, एंड नंबर 3 वास डिफरेंस। अब इनका बच्चों एक स्पेसिफिक रोल्स है, वो हम देखते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं बच्चों, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल जो हमने बताए थे, that is of the testis that is open into the vas efferentia through rete testis। vas efferentia एक अलग से एक ट्यूब है, वो उसके अंदर ओपन होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, और किसके द्वारा होता है? बीच में रेटे टेस्टिस, ये एक अलग से एक एक्सेसरी डक्ट है। ये जो वैसा एफरेंशिया है बच्चों, दैट लीव द टेस्टिस एंड अगेन ओपन इनटू द इपिडिडाइमस। अब इपिडिडाइमस का क्या रोल होता है? इपिडिडाइमस देन अगेन लीड्स टू द अगेन another duct that is known as vas deferens। और ये vas deferens जो है बच्चों, इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है that is used to be involved in the storage and transport of the sperms from the testis to outside through urethra। ये जो वेस्ट डिफरेंस है बच्चों, जब स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाता है टेस्टिस में, और जब उसका इजैकुलेशन का समय आता है, या इंटरकोर्स के दौरान, या जब उसको इजैकुलेशन आता है, तो वो जो इजैकुलेशन है जो टेस्टिस से बाहर निकलता है और यूरेथ्रा के थ्रू जब वो बॉडी से बाहर उसको इजैकुलेशन करता है, यूरेथ्रा से ठीक पहले, तो वो जो ट्यूब होती है उसको हम वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज यूज टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बच्चों आपको पता है, जहां पे हमारा यूरिन पास आउट होने से पहले हमारा एक यूरिनरी ब्लैडर एक ऑर्गन होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यूरिन जो है वो स्टोर होता है। टेस्टिस से लेकर उस यूरिनरी ब्लैडर तक ये जो यूरेथ्रा है, उस यूरिनरी ब्लैडर से वहां से जो है एक्सटेंड होती है, और पेनिस की जो आउटर ओपनिंग है वहां तक जाती है। और इसके दो काम हैं बच्चों, दैट इज ओपन टू द एक्सटर्नल ओपनिंग्स, और उस एक्सटर्नल ओपनिंग्स को हम यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं, दैट इज नाउन एज यूरिथ्रल मीटस। और इस पेनिस की जो ओपनिंग है बच्चों, जिसमें यूरेथ्रा के थ्रू ये जो ओपनिंग होती है, यहां पे एंड होता है यूरेथ्रा का, इसके दो फंक्शंस होते हैं। एक सिंगल ओपनिंग है दोनों फंक्शंस के लिए। एक तो मेल में जो यूरिन पास आउट होता है, यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो इसी के द्वारा होता है। नंबर 2, जो स्पर्म का जो एजैकुलेशन है, जिसको हम आमतौर पे सीमेन कहते हैं, उसका जो इजैकुलेशन है वो भी इसी ओपनिंग से होता है। ये एक डिफरेंस है, जहां पर हम जब फीमेल की बात करेंगे वहां पे दोनों के लिए जो है वो जो हमारी एक रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है, एक यूरिनल ओपनिंग होती है, वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो आई होप कि यहां तक आपको टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर्स और एक्सेसरी डक्ट्स की जो रोल है वो आपको समझ आ गए होंगे। अब एक बार हम डायग्रामेटिकली सेक्शनल व्यू देख लेते हैं बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का। कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है हमारा। इसमें देखिए, जैसा कि हमने बताया था, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस है एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और दूसरे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो स्पेसेस है उसको जैसे हमने बताया इंटरस्टिशियल स्पेसेस होता है, और उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। फिर ये देखिए, जैसा हमने बताया था, प्राइमरी जर्म सेल्स हैं जो स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद वो जो फर्दर प्रोसेस के बाद जब डेवलप होते हैं, प्रोसेस में हम आएंगे आगे, जो मैच्योर सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, उसमें कन्वर्ट होते हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं इस स्पेसिस पे। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही, जैसे हमने बताया था, सर्टोली सेल्स जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो सर्कुलर जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, दिस वन, ये सर्टोली सेल्स होते हैं हमारे। तो आई होप कि आपको जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का जो एक जो स्ट्रक्चर है और जो पार्ट्स है उसमें क्या क्या होता है वो आपको कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब टेस्टिस के बाद बच्चों हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है मेल के अंदर, सेकंड उसके बाद आता है पेनिस। ये बच्चों एक मेल
जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एक एक्सटर्नल जेनाइटल या एक जेनाइटल ऑर्गन होता है, और इसके जो यूज हैं वो दो होते हैं बच्चों। एक होता है कॉपुलेशन के लिए, इंटरकोर्स करने के लिए। सेकंड इज यूरिनेशन के लिए, यूरिन पास करने के लिए। तो इस तरह से ये दो फंक्शन करता है पेनिस। और इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यूज, कुछ स्पेशल टिश्यूज का बना होता है बच्चों, एंड दैट हेल्प्स द पेनिस टू गो फॉर इरेक्शन टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। थर्ड इज इसका जो इनलार्ज एंड होता है, जो फ्रंट पोर्शन होता है बच्चों, उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम इनलार्ज एंड जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और उस ग्लांस पेनिस के चारों तरफ एक लूज फोल्ड होता है स्किन का, उसको हम बोलते हैं बच्चों फोर स्किन। ये एक स्ट्रक्चर हो गया है हमारे जो मेल जो एक्चुअल जो एक्सटर्नल जो जेनिटल ऑर्गन है मेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं बच्चों मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, उसमें जो है फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में शुरू में स्लाइड्स में दिखाया था, एक सेमिनल वेसिकल्स का एक पेयर होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बच्चों, और एक पेयर होता है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का। इनका जो सेक्रीशंस है ये सारे मिलकर एक सेक्रीशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, जिसको हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। एंड ये जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, वो एक लिक्विड के दौरान, लिक्विड में मिलजुल के जो है इजैकुलेशन जो होता है, वो जो स्पर्म प्लाज्मा है बच्चों वो रिच होता है फ्रक्टोस, कैल्शियम और कुछ सर्टेन एंजाइम्स में। उसके अलावा बुल्बो यूरिथ्रिक ग्लैंड्स हैं जो सेक्रीशंस में हेल्प, जिनका जो सेक्रीशंस है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकेस। लुब्रिकेशन जो होता है पेनिस में वो उसके हेल्प करता है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, इनके सेक्रीशंस के द्वारा। आई होप कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, हमने टेस्टिस के बारे में बात किया, हमने जो है पेनिस के बारे में बात किया, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात किया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में बात किया, टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात किया। तो हर एक एक्सेसरी डक्ट्स का, हर एक पार्ट्स का आपको जो फंक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। जी। और सर जब हम ह्यूमन्स की बात करते हैं कि हमारी अपना शरीर जो हमारा है वो अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी हम कह सकते हैं। तो ऐसे में हमारे जो अभी आप पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, तो यहाँ पर हम आपसे जानना, अपने सभी देखने वालों से भी कहना चाहेंगे कि आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, लेकिन अगर यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो आप अपने प्रश्न जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हमारे एक्सपर्ट आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें। और इससे यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि एग्स को प्रोड्यूस करता है सर? जी आपने क्वेश्चन थोड़ा पहले पूछ लिया, पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम। और ये मेल फीमेल का जो मेन जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है मैम वो है, उसको हम ओवरी कहते हैं। और वो प्यूबर्टी के बाद ईश्वर ने एक इस तरह का एक, प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है कि जैसे ही प्यूबर्टी होती है फीमेल्स में, जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है मेल्स में, वैसे ही जो ओवरी के अंदर जो है ओवा का स्ट्रक्चर जो है, जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। बट ऑलमोस्ट वो 45-50 एज तक रहता है, उसके बाद फिर जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। जी उसके बारे में हम डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। श्योर सर। जी द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट बच्चों डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है किसका, फीमेल पेल्विस का, एंड दैट इज शोइंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है बच्चों यूट्रस, ये स्ट्रक्चर है यूट्रस का। यूरिनरी ब्लैडर दिस वन, प्यूबिक सिम्फाइसिस नीचे यूरिनरी ब्लैडर के ये जो पोर्शन है दिस वन। आफ्टर दैट यूरेथ्रा, आफ्टर दैट क्लिटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वेजाइनल ओरिफाइस, सर्विक्स, रेक्टम। रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो एक दिखाने के लिए कि पोजीशंस, लोकेशन दिखाने के लिए एक्चुअली दिखाया गया है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वन इज वेजाइना, दिस वन, एंड नेक्स्ट इज एनस, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी जरूरत नहीं है, बट वो एक लोकेशन दिखाने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्चुअल पार्ट्स कहाँ पे लोकेशंस लोकेटेड होते हैं। अब हम ग्रेजुअली एक एक करके बच्चों इनका जो एक्चुअल फंक्शन है, जो रोल है, जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर, वो एक बार जान लेते हैं।
सबसे पहले जैसे मैम अभी आपने पूछा था ओवरीज, जैसे बच्चों हमारे मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म का निर्माण करते हैं, स्टोरेज करते हैं। वही फंक्शन जो है फीमेल के अंदर ओवरीज करती हैं। जो फीमेल गैमेटिक सेल्स होता है जिसको हम ओवम बोलते हैं, उसका निर्माण, उसका जो स्टोरेज है वो ओवरीज के अंदर होता है। और ये एक पेयर होता है, मेल फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ओके। इसमें गैमेट्स जैसा कि हमने बताया जिसको हम ओवम कहते हैं उसका निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ और सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, उनका निर्माण होता है। एंड इट इज लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, दैट इज इट्स लोकेशन। नेक्स्ट वन इज इट्स की जो लंबाई है बच्चों दैट इज 2 to 4 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, दैट इज इट्स एक्चुअल लोकेशन विद इन द ह्यूमन फीमेल बॉडी। जो पेल्विक वॉल है और यूट्रस है उससे जो है एक लिगामेंट्स के द्वारा जो है वो कनेक्ट होता है। इट इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, एक कवरिंग होती है जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं, विच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा मींस उसके अंदर एक जो ओवरी का जो अंदर का जो हिस्सा है उसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। एंड दैट इज ऑलवेज यूज्ड टू बी कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज नाउन एज एपिथेलियम। नाउ ये जो स्ट्रोमा है बच्चों, जो ओवरीज के अंदर का जो हिस्सा होता है, ये 2 पार्ट्स में बटा होता है। 2 जोन्स होते हैं इसके। नंबर 1 इज ए पेरिफेरल, एक होता है कोर्टेक्स। पेरिफेरल मींस आउटर जो कवरिंग है, पेरिफेरी पे जो होता है उसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर पार्ट होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं मेडुला। फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं जैसे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थी। नंबर 1 इज ओविडक्ट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको हम ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ओवरी से लेकर और जो यूट्रस तक जो है, हम स्लाइड्स में भी आगे दिखाएंगे, जो इसका एक्सटेंशन होता है। और ये दोनों तरफ होती हैं जो ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, जो ओवरी को नीचे यूट्रस पे आके उस पे कनेक्ट करते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिया इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टू कलेक्शंस। इसका जो फंक्शन है टू कलेक्ट ओवम फ्रॉम द ओवरी आफ्टर ओवुलेशंस। नंबर 2 इनफंडिबुलम। ओवुलेशंस मीन जब एक मैच्योर जो ओवम होता है जब ओवरी से निकलता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और जब ओवरी से निकलता है उस प्रोसेस, निकलने के प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। और जब वो निकलता है तो उसको ग्रैब करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं, जो ओविडक्ट का पार्ट होता है। फिर उसको कलेक्शन के बाद ये जो फिम्ब्रिया है उसको सेकंड पार्ट में भेजता है जिसको हम बोलते हैं, एक फनल शेप्ड होता है दैट लीड्स वाइड्स एम्पुला, एक जो है वाइड पार्ट होता है उस एम्पुला में भेजता है। और जो थर्ड पार्ट होता है बच्चों इसका जो ओविडक्ट का, वो होता है इस्थमस। इट इज आल्सो ए नैरो ल्यूमेन, एक छोटी सी पतली सी एक ल्यूमेन होती है, एक नली होती है दैट ज्वाइंट्स द यूट्रस। ये देखिए स्लाइड्स में हम देख रहे हैं बच्चों, इट इज शोइंग वेरी क्लियरली। दिस स्लाइड इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस पोर्शन इज वेजाइना, आफ्टर दैट सर्वाइकल कैनाल, दिस इज सर्वाइक्स। ये जो यूट्रस है हम आगे क्लियर पढ़ेंगे इसमें ग्रेजुअली। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, 3 लेयर्स होती हैं, और पेरीमेट्रियम। दिस इज यूट्रस, दिस वन, सॉरी दिस वन। एंड नाउ दिस इज ओवरी, दोनों साइड्स में ओवरी हो गया। ये यूट्रस का जो ये पार्ट्स हैं, जो लेयर हैं, ये इसकी 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। आफ्टर दैट ये यहां पे हमारा यूट्राइन फंडस। ये फेलोपियन ट्यूब्स है जिसको हम अभी ओविडक्ट भी कहते हैं दोनों तरफ। और जैसा हमने अभी क्लियर किया, जो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। पहले जो कलेक्शन करता है ओवम का, इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, और तीसरा इस्थमस जो कनेक्ट होता है ओविडक्ट, इसका सॉरी यूट्रस से। और इसको हम तीनों पार्ट्स को जो है हम इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कि क्लियर जो है किसका क्या फंक्शंस है। उसके बाद बच्चों आता है यूट्रस। अब जैसे हमने यूट्रस की बात किया, फेलोपियन ट्यूब। और उससे पहले हम बता दें बच्चों, फेलोपियन ट्यूब जो है वो पार्ट होता है जब ओवरी से जब ओवम जो कलेक्ट किया जाता है और वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। और ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर वो
जो एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्चुअल लोकेशन होती है फैलोपियन ट्यूब। वहीं पे एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और फिर वो जाइगोट कुछ सेल्स में डिवाइड होके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। बट दैट इज द पॉसिबिलिटी ओनली इन केस ऑफ व्हेन फर्टिलाइजेशन ओकर्स। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको आप सोचते हैं वो हो जाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है। और उसके अलावा जो तैयारियां होती हैं ब्लड वेसल्स की और जो कुछ मेम्ब्रेन्स की यूट्रस के अंदर, वो डिसॉल्व होती हैं और म्यूकस और ब्लड के साथ वो शरीर से बाहर आ जाती हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब है यूट्रस का जो है फंक्शन देख लेते हैं बच्चों। इट इज इसको हम वॉर्म भी कहते हैं। ए सिंगल इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है, supported by various ligaments that is attached to the pelvic wall and opens into a male, जो हमारे पेनिस स्ट्रक्चर होता है मेल के अंदर, जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटल जो ऑर्गन है, वैसे ही फीमेल के अंदर होता है वेजाइना। तो ये जो पोर्शन है बच्चों, लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, इट ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू ए नैरो ओपनिंग दैट इज नाउन एज सर्वाइक्स। सर्वाइक्स के थ्रू ये जो यूट्रस है वो ओपन हो जाता है वेजाइना के अंदर। नेक्स्ट इज जो सर्विक्स कैविटी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। जो बर्थ कैनाल, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, उस बर्थ कैनाल को बनाने में दोनों का जो रोल है वो वेजाइना के साथ साथ जो सर्वाइकल कैनाल है वो बनाती है। नेक्स्ट जो वॉल्स है यूट्रस की बच्चों, जैसा हमने बताया, एक्सटर्नल जो होती है पेरीमेट्रियम उसको बोलते हैं। मिडल जो होती है बच्चों वो मायोमेट्रियम होती है, और जो इंटरनल वॉल जिसकी जो स्ट्रक्चर है बच्चों उसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम, जैसा कि हमने बताया, फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं, दैट इज द एक्चुअल थिंग। जो एंडोमेट्रियम है वो चेंजेस करती है हर एक महीने में, कुछ प्रिपरेशंस करती हैं, वो दोबारा से बनती है, ब्लड वेसल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। वो किसको किसको बनने के लिए, किसके लिए, जो जाइगोट बना है उसको इम्प्लांट करने के लिए। बट अगर इन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इट मींस जाइगोट नहीं बना है, और वो जो प्रिपरेशन हुआ है एंडोमेट्रियम में, जो चेंजेस आए हैं यूट्रस के अंदर, वो फिर क्या होते हैं बच्चों, वो डिसॉल्व होते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और म्यूकस और ब्लड के साथ वो पार्ट जो है वो बाहर आता है, और उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो मायोमेट्रियम है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। आपको आई होप कि आपके एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का जो रोल है वो कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट वन इज बच्चों जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटल है, जो ऑर्गन है फीमेल के अंदर, वेजाइना जिसकी हमने बात किया था, उसका स्ट्रक्चर और रोल एक बार देख लेते हैं। इट्स ए फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विच इज यूज फॉर द कोइटस। कोइटस मीन्स एक टेक्निकल वर्ड है, हम इसको इंटरकोर्स भी कह सकते हैं, कॉपुलेशन भी कह सकते हैं, उसके लिए होता है। नेक्स्ट इज यूरिनेशन के लिए, यूरिन पास करने के लिए। थर्ड इज डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का जब जन्म होता है उसके लिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रोल हैं बच्चों ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना के। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। जो मॉन्स प्यूबिस होता है बच्चों, इट इज ए क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यूज दैट इज कवर्ड बाय स्किन एंड pubic hair. Next one is labia majora. These are fleshy folds of tissues which extend down from the mons pubis to surround the vaginal opening. Next one is labia minora. These are pair folds of tissues under the labia majora. एक बार हम स्लाइड्स में भी आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज हाइमन। ये एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, टू कवर्ड पार्शियल कवरिंग होती है फॉर द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। इट्स इंपॉर्टेंट, इसका एक टेक्निकल पॉइंट है। इट इज यूज टू बी ब्रोकन ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस और वी कैन से द कोपुलेशन और इंटरकोर्स, एंड आल्सो यूज टू बी ब्रोकन बाय सम काइंड ऑफ सडन फॉल और जोल्ट, एंड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पसन्स, स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स खेलते समय भी, लाइक हॉर्स बैक राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग के दौरान, एंड समटाइम्स इट परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, और कभी कभार ये कोइटस के बाद भी बनी रहती है। हाँ, एक जो मिथ है बच्चों, एक पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। जब कई बार हम सोसाइटी में इस तरह की एक मिथ लेके चलते हैं तो इट्स ए टेक्निकल पॉइंट, दैट इज स्मॉल ए पार्शियल ओपनिंग होता है, वो एग्जिस्ट भी कर सकती है और किसी भी रीजन से ब्रोक भी हो सकती है।
ब्रोकन भी हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट इज क्लिटोरिस। दिस इज ऑल्सो एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, दैट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबाउ द यूरिथ्रल ओपनिंग्स। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स पे। आई होप कि आपको सारे के सारे पोर्शंस ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल के जो है किसका क्या फंक्शंस है, कहां पे क्या स्ट्रक्चर्स है, वो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों जी। अब हम आ जाते हैं मैम मेमोरी ग्लैंड्स। ये भी ईश्वर ने हम प्राइमेट जिनको बोलते हैं ना, जो स्तनधारी पशु होते हैं, उसमें इंसान भी आते हैं, घोड़े, जो स्तन से अपने बच्चों का न्यूरिशमेंट करती है जो माँ, उनको हम स्तनधारी पशु बोलते हैं, और उनमें मेमोरी ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो हम पढ़ेंगे बच्चों। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और एक रोल देख लेते हैं। ये पेड स्ट्रक्चर्स होती हैं बच्चों ब्रेस्ट के अंदर, और इनके अंदर दीज कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज and variable amount of fat. These glandular tissues divided into 15 to 20 memory lobes. Memory lobes फिर से डिवाइड होता है, और ये memory lobes क्या होती हैं बच्चों? These are the clusters of cells, और उन cells को हम बोलते हैं alveoli. ये जो alveoli cells होते हैं बच्चों, these are the main cells which are involved into the secretion of milk through breast of the mother आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एक ईश्वर ने सिस्टम ऐसा बनाया है मैम, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अचानक ये जो एल्वेओलाई सेल्स हैं, ये अचानक मिल्क सेक्रेशन जो है शुरू कर देते हैं। और जैसे बच्चे का जन्म होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहली बार मिल्क सेक्रेशन होता है ब्रेस्ट की, जो मदर की ब्रेस्ट से, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। और इसीलिए कहते हैं मैम, वो जो ईश्वर ने जो खाना बनाया है बच्चे का जब पैदा होता है, चाहे इंसान में हो या किसी और स्तनधारी पशु में, उसमें इतने सारे न्यूट्रिशियस जो है एलिमेंट्स होते हैं, वो बच्चे के भरण पोषण के लिए, बच्चे का जो न्यूरिशमेंट है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसके लिए काफी होता है। जो पहला दूध है वो बच्चे के लिए बहुत वो तो बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद भी कम से कम भी 1 साल तक, 8-6 महीने तक बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। बच्चे को जो भी तरह का जो न्यूट्रिशन जो चाहिए, वो उससे माँ के दूध से पूरा रहता है। जी। और बच्चे ये जो सेल्स ऑफ एल्वेलाई होते हैं, दीज सेक्रेट मिल्क, एंड दिस मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज, लूमेंस जो होती हैं, जिनको हम कैविटीज, एक खाली स्थान होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम लूमेंस बोलते हैं एल्वेलाई का, उनके अंदर ये मिल्क जो है स्टोर होता है। एंड दीज एल्वेलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूबुल्स अगेन, विच ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। अब इनके द्वारा मिल्क बाहर भी आना है, सेक्रेट तो हो गया है। और ये जो मेमोरी डक्ट्स हैं बच्चों, सेवरल काइंड्स ऑफ मेमोरी डक्ट्स, दीज आर अगेन ज्वाइन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज ए वाइडर, जिसको बोलते हैं हम मेमोरी एम्पुला। और ये जो मेमोरी एम्पुला होता है बच्चों, दिस इज कनेक्टेड टू दी लेक्टिफेरस डक्ट। अगेन ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने होंगे कि कहां से कौन सी चीज रास्ता तय करता है, कहां पे आता है। फिर वो जो लेक्टिफेरस डक्ट होता है बच्चों, इसके द्वारा एक्चुअली जो है, जो निप्पल्स में से जो बच्चा है वो मिल्क को सक करता है, उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, उसमें से मिल्क आता है। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ये देख लीजिए एक बार, एक स्लाइड से बहुत अच्छी है हमारे पास, एक डायग्रामेटिक व्यू है बच्चों, सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। जो पार्ट्स हमने किए हैं, देखिए जो हमने बताया था, मेमोरी लोब्स, दीज आर द मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, दीज आर द डक्ट्स। यहां पे ये जो है, ये पोर्शन जो है एल्वियोलाई वाला, यहां पे मिल्क जो है सेक्रीशन होता है। एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट्स, एम्पुला से फिर लेक्टिफेरस डक्ट्स, फिर वो निप्पल की बाहर की ओपनिंग तक आते हैं, जहां से फिर मिल्क जो है बच्चा उसको सेक्रीट जो है सक करता है। ये एरियोला, एंड दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, ये पीछे की कुछ मसल्स हैं जो ब्रेस्ट का पोर्शन होता है, रिब्स एंड मसल्स बिटवीन रिब्स है। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है बच्चों पार्ट्स के साथ हमारी ह्यूमन फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स का। नाउ अब बच्चों हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैम, उसके पार्ट्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स, वो तो हमने पढ़ लिए कि किसका क्या रोल है। अब एक्चुअल जो प्रोसेस है कि अब रिप्रोडक्शन स्टार्ट कैसे होता है। अब ये पार्ट्स में से जो गैमेटिक सेल्स बनते हैं, ओवरीज से बनता है ओवम, और टेस्टिस से बनता है स्पर्म्स। अब ये बनने की प्रक्रिया क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम एक बार देख लेते हैं। जो बच्चों जो गैमेट्स का जो प्रोडक्शन है, चाहे वो फीमेल में हो या मेल में हो, उस प्रोसेस को जो हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं गैमेट्स को, स्पर्म्स एंड ओवा,
उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों गैमेटोजेनेसिस। ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन है स्पर्म्स का दैट ऑकर्स इन टेस्टिस ऑफ मेल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ वर्म ऑकर्स इन ओवरीज ऑफ फीमेल्स। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस है अगेन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स ऑफ प्रोसेस। जो स्पर्म का प्रोडक्शन है बच्चों उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल्स में होता है, और जो ओवम का जो प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं oogenesis। अब उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रॉपर प्रोसेस क्या है, कौन सी चीज किस चीज में कन्वर्ट होती है, किसके द्वारा होती है, किसका रोल होता है इंपॉर्टेंट, वो एक बार देख लेते हैं। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। सबसे पहले बच्चों इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में हमने पहले बताया था, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं बच्चों स्पर्म्स, और स्पर्म्स होते हैं मैच्योर जर्म सेल्स जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होते हैं। एंड किस प्रोसेस के तहत? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक तरह की, जैसे हमने पहले बता दिया है, एक एज होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं और रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेसेस है वो स्टार्ट हो जाता है मैम बॉडी के अंदर जी। अब उसके बाद बच्चों जो स्पर्मेटोगोनिया है, सिंगुलर हम इसको कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम, these are present on the inside wall of seminiferous tubules that we have already covered, and these multiply by mitotic divisions and increase in numbers। दो डिविजन्स होते हैं बच्चों हमारे शरीर के अंदर, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड सेल्स में होता है, नॉर्मली जो बॉडी सेल्स में। डिप्लॉयड मींस जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल दोनों के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 46 जो ह्यूमन फीमेल में होते हैं, 23 मेल से और 23 जो है वो फीमेल से। और उसके बाद जो मियोसिस होता है बच्चों वो होता है हैप्लॉइड सेल्स में, जो जर्म सेल्स है हमारे स्पर्म्स एंड ओवा, वहां पे हैप्लॉइड उनको इसलिए बोलते हैं कि वहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं 23। तो सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बच्चों मल्टीप्लाई करता है और इंक्रीज इन उसकी जो संख्या है वो बढ़ती है। आफ्टर दैट स्पर्मेटोगोनियन जो है उसके बाद इट इज डिप्लॉयड। जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिप्लॉयड होता है एंड कंटेन, जैसा कि हमने पहले बताया, और कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक बार स्लाइड देख लेते हैं बच्चों। दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, जहां पर कौन कौन से सेल्स हैं मैच्योर और इमैच्योर कंडीशंस में होते हैं, फिर उनका हम कन्वर्जन आपको बताते हैं। नंबर 1 ये जो दिखाई दे रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, ये देखिए जहां पे जिनकी पूंछनुमा स्ट्रक्चर जो टेल्स लगी हुई है, ये मैच्योर जर्म सेल्स हैं जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद बच्चों स्पर्मेटिड्स, उससे ठीक पहले की स्टेज होती है मैच्योर जर्म सेल से, वो कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। उससे ठीक पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये इमेच्योर स्टेजेस हैं। जब डेवलपमेंटल स्टेजेस जब कंटिन्यू होती है स्पर्म्स की, उसकी स्टेजेस हैं। उससे पहले कुछ सर्टोली सेल्स हैं, देखिए ये जो गोलनुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं स्पर्म्स को। और उसके नीचे जो है सबसे देखिए स्पर्मेटोगोनियम, जो प्राइमरी जर्म सेल जो हमने बताया था आपको। अब इनका डिवीजन कैसे होता है वो देख लेते हैं। Some of the spermatogonia बच्चों, these are called primary spermatocytes and periodically undergo meiosis। उसके बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो डेवलप होता है और वो क्या करता है, दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। टू फॉर्म रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि वो पहले डिप्लॉइड था, फिर 2 डॉटर सेल्स में टूटता है जो हैप्लॉइड्स होते हैं, इसको इसलिए हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और जो हैप्लॉइड सेल जो डेवलप होते हैं उसके बाद उनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो होता है 23। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, दीज आर अगेन अंडरगो दिस सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 इक्वल अगेन हैप्लॉइड सेल्स, एंड दीज हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स विद 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच। आफ्टर दैट स्पर्मेटिड्स आर अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स जिनको मैच्योर जर्म सेल्स बोलते हैं, वो फिर से उसमें कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि मैच्योर सेल्स जो है वो डेवलप हो गए हैं। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स becomes embedded in the Sertoli cells,
स्पर्म का एक स्ट्रक्चर होता है, एक हेड जो फ्रंट पोर्शन, एक मिडल पोर्शन और एक टेल पोर्शन, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो स्पर्म हेड्स है बच्चों, दैट इज एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, उसके अंदर सर्टोली सेल्स बहुत सारे होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से फाइनली रिलीज होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। जब मैच्योर सेल्स डेवलप हो गया स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान, फिर जब वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों ऑलरेडी कवर्ड कि स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे ड्यू टू दी कुछ हॉर्मोन्स, उसमें किस किस का क्या रोल है वो एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों प्यूबर्टी के दौरान, एंड ड्यू टू गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। कुछ गोनाड्स के जो रिलीजिंग जो हार्मोन्स होते हैं रिलेटेड, उनको एक्टिवेट रिलीज कराने के लिए एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है बच्चों, ये स्टिमुलेट करता है सेक्रीशंस ऑफ व्हाट, टू टाइप्स ऑफ मेन सेल्स, वन इज हार्मोन सॉरी, वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सेकंड इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है बच्चों, इसका रोल होता है दैट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, जो हमने पहले बताया था। एंड्रोजन्स मोस्टली मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये कहां से होता है, लीडिक सेल से। और जो एंड्रोजन्स है बच्चों, यही जो मेन हार्मोन है, जो सेक्सुअल हार्मोन है, जो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। जितना भी मैम जो जो प्रोडक्शन हो रहा है स्पर्म्स का और ओवा का बोथ मेल में, वो अपने आप नहीं होता है, कुछ पार्टिकुलर प्यूबर्टी के दौरान इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर वो एक्टिवेट करते हैं उनको। नेक्स्ट है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स which is used from the Sertoli cells and which helps in the process of spermiogenesis। ये spermiogenesis में जो हेल्प करता है Sertoli सेल से, कुछ follicle stimulating हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स को, that is responsible for the process of spermiogenesis। तो यहाँ पे हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एंड्रोजेंस एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल जान लिया है। नेक्स्ट है बच्चों oogenesis ओवरीज के अंदर। अब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस जाना मेल ह्यूमन फीमेल के अंदर, अब oogenesis ह्यूमन फीमेल के अंदर। oogenesis ऑफ कोर्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज। अब इसमें क्या क्या होता है बच्चों, जैसे स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर मदर्स प्राइमरी जो जर्म सेल्स होते हैं मेल के अंदर, ऐसे ही oogonia होते हैं बच्चों गैमेट मदर सेल्स होते हैं फीमेल के अंदर। ये फिर से डिवाइड होते हैं माइटोसिस प्रोसेस के तहत ही, और क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी oocytes हैं बच्चों, ये ग्रेनुलोसा सेल्स के दौरान उनसे मिलते हैं और मिलकर फिर से दोबारा से बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बच्चों जो एट द टाइम ऑफ इवन बर्थ, जब बच्ची फीमेल बच्ची जो जब जन्म लेती है मैम, उस दौरान भी ऑलरेडी ईश्वर ने ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ताकि ये फ्यूचर में जाके प्यूबर्टी के टाइम पे मैच्योर ओवम बन सके, वो पहले से ही डेवलप हो जाते हैं ओवरीज के अंदर। और वो करीब 60 to 80,000 होते हैं बच्चों एट द टाइम ऑफ एक्टिव जो होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। उसके बाद फिर से उसमें फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, एक थीका लेयर डेवलप होती है उसके चारों तरफ, और वो उसको बना देती है प्राइमरी को सेकेंडरी फॉलिकल बच्चों। वो सेकेंडरी फॉलिकल जो है बच्चों, उसमें फिर से एक कैविटी डेवलप होती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, और एंट्रम बनने के बाद वो फिर से एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं, और इसके दोनों तरफ बच्चों एक दो लेयर होती हैं जिसको हम थीका इंटरना बोलते हैं एंड वन इज थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। देन ये जो प्राइमरी oocytes है बच्चों, ये इसका फर्दर डेवलप जो है डिवीजन होता है मियोसिस के दौरान, और ये बनाता है सेकेंडरी oocytes, हैप्लॉइड लार्ज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23, और बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसके बाद फिर ये बनता है टर्सरी फॉलिकल्स। जो टर्सरी फॉलिकल्स जो फॉलिकल है बच्चों, वो फिर से मैच्योर होता है, और मैच्योर जो टर्सरी फॉलिकल्स है दैट इज यूज्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ओवुलेशन जो प्रोसेस है उसमें जो है होती हैं। फिर ग्राफियन फॉलिकल है, उसके बाद जो सेकेंडरी oocytes है उसके दौरान एक फिर से लेयर बनती है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है सेकेंडरी oocytes के चारों तरफ। और उसके बाद जब मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल है ये बन जाता है बच्चों, और फिर ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है ये रप्चर होता है,
रप्चर यानी कि टूटता है इसकी मेम्ब्रेन, और टूट के उसके अंदर से फिर सेकेंडरी ओवसाइट्स, जिसको मैच्योर ओवम बोलते हैं, वो निकलता है फ्रॉम दी ओवरी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों ओवुलेशंस। आई होप कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, कैसे हो रही है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है ओवरी का, ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, कैसे ओवुलेशन जो स्टेज है, जो कैसे एक प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो दिखाया गया है इसमें। प्राइमरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स शोविंग एंट्रम जो हमने बताया था आपको, उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब ब्रेक होता है उसमें से जो सेकेंडरी ओवसाइट्स जो मैच्योर ओवम है वो रप्चर हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ये बच्चों कुछ आई थिंक हमारे पास टाइम है अभी, तो हमारे तो पास थोड़ा कम समय है, लेकिन हाँ अभी दो हम स्लाइड्स हम आपको जी दिखा देते हैं जो थ्योरेटिकली बच्चों हमने बताया है आपको, गैमेटोजेनेसिस और oogenesis। ओके ये बेटा इसको हम डायग्रामेटिकली आपको दिखा देते हैं, सो दैट कि दोबारा से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएं, सो दैट कि आपको उसको मेमोराइज करने में भी जो है इजी हो अगर आपको करना हो। पहले हम देख लेते हैं, जी सी द स्लाइड्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड हियर इट इज शोइंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी जेल सेल्स है वो माइटोसिस के दौरान डिवाइड होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स हैं, वो जब डिवाइड होके दूसरे एक स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ सेल्स बनाते हैं, एक अलग प्रकार की एक शेप और स्ट्रक्चर लेते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएट यानी किसी पार्टिकुलर सेल्स, किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होना। दैट इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू बी ऑकर बाय माइटोसिस, इन विच स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगेन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं फिर से अब ये मियोसिस में जाएंगे। मियोसिस के प्रोसेस के दौरान जो रिडक्शनल डिवीजन है फर्स्ट उसमें इन्वॉल्व होंगे, और किस में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये फिर से सेकेंडरी जो है एक सेकेंड मियोटिक डिवीजन है उसमें शामिल होगा, और उसके द्वारा फिर से ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं बच्चों ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये जो स्पर्मेटिड्स है फाइनली डिफरेंशिएट होता है, एक फाइनल स्ट्रक्चर लेता है, एक शेप लेता है मेल जर्म सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मिएशन प्रोसेस, ये मैच्योर जर्म सेल्स होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। हियर देखिए यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनिया के दौरान 46 थे, डिप्लॉइड था, इसीलिए वो माइटोसिस हुआ। उसके बाद जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप हुआ और उसके बाद फिर स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ बने, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहे 23, वो हैप्लॉइड हो गए हैं, ताकि ओवम भी हैप्लॉइड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड स्पर्म भी हैप्लॉइड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ताकि जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा वो फिर से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, जिससे एक दोबारा से एक जीव का जो है निर्माण होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं 46, उसका रीस्टोरेशन हो जाता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो हैप्लॉइड नहीं होगा तो 46 इंटू 46 हो जाएगा, तो उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा बच्चों। जी जस्ट एक बार जल्दी से देख लेते हैं राइट साइड में oogenesis। जी सेम वे बच्चों, oogonia जो प्राइमरी जेल सेल्स है वो माइटोसिस के थ्रू फिर से डेवलप ट्रांसफॉर्म होते हैं प्राइमरी oocytes के दौरान। oocytes के अंदर प्राइमरी oocytes फिर से फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं बच्चों, और ये डेवलप होते हैं सेकेंडरी oocytes, और सेकेंडरी oocytes फिर से फाइनली जो डेवलप होते हैं बच्चों ओवम के अंदर, जो मैच्योर जर्म सेल्स होती हैं। उसके पहले जो है हमारा जो सेकेंडरी oocytes हैं फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाते हैं ओवम के अंदर, और वो जो ओवम है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में जाता है, और मैच्योरेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का उसमें से ओवम जो है वो बस्ट आउट होता है और ओवरी से बाहर निकल आता है, और उस प्रोसेस को फाइनली हम बोलते हैं ओवुलेशन। सो एक साइड में हमने स्पर्मिएशन आपको समझा दिया है और एक साइड में हमने आपको ओवुलेशन समझा दिया है। सो दिस इज द एग्जैक्ट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। तो यहाँ पे मैम हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है।
इसके फर्दर जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद और बच्चे की डिलीवरी तक जो प्रोसेसेस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जी। और डेफिनेटली बच्चों आपके मन में काफी क्वेश्चंस होंगे फर्टिलाइजेशन को लेकर, उसके सेकंड पार्ट को लेकर, आप अपनी क्वेरीज जरूर हम तक शेयर करें। लेकिन सर बिकॉज हमारे पास समय कम है, इस सत्र को हमें यहीं पे समाप्त करना होगा। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीत सर। थैंक यू मैम कि आप स्टूडियो आए, आपने इतने अच्छे से पूरा चैप्टर हमारे बच्चों तक पहुंचाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। और यहाँ पे धारणा और निर्भय आप दोनों को हम धन्यवाद करते हैं। सत्र को समाप्त करते हुए आप सभी को हम बताना चाहेंगे उन सत्रों के बारे में जो आप सोमवार को 4 तारीख को पीएमई विद्या चैनल पर देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम दिन की शुरुआत करेंगे योग शक्ति कार्यक्रम से, जिसमें हम बात करने वाले हैं योगिक प्रैक्टिसेस बेनिफिशियल इन माइग्रेन मैनेजमेंट। इस टॉपिक पे 10 बजे के समय रहेगा वर्चुअल प्रोग्राम का, जिसमें हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सिमुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। इस टॉपिक पे 12 बजे के समय हमारी टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम पर सोशल साइंस के 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक रहेगा इंडिया दैट इज भारत। और 2 बजे का समय है मैथ्स के 1st स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, हमारा टॉपिक रहेगा वेजिटेबल फार्म पार्ट 1st। और हिंदी के पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हम चर्चा करेंगे मेले पर, और ये समय है 2:30। 3 बजे इंग्लिश के 2nd स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कम बैक सून। और 3:30 बजे मैथ्स के 2nd स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कशन करेंगे अ डे एट अ बीच। 4 बजे वेबिनार सीरीज रहेगी टेक्नो पेडागोजी कंटेंट इंटीग्रेशन पर। 5 बजे सहयोग सत्र में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ इंट्यूशन इन डेवलपिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अमंग्स एडोलेसेंट्स। आप इन तमाम सत्रों में हमारे साथ बने रहें अपनी क्वेरीज अपने प्रश्नों के साथ। मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी से अनुमति। आप बने रहें पीएमई विद्या चैनल्स पर और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।